नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजगोपाल कुशवाहा आपके लिए पर्यावरण के अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें जो आपका अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक है ये बहुत ही डायनामिक है, जिसके डे टू डे वाइज हमें इसकी हर चीज़ जो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए खोजबीन या जो इसरो के नए प्रोजेक्ट हैं उनकी जानकारी के बारे में सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि यदि हम पीईबी या एमपीपीएससी या टेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो वह आपके सिलेक्शन में यह विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें और इसके अंत में यदि आपको कोई डाउट वगैरह है या क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और यह टॉपिक या इसके संबंधित जो भी वीडियो आपके लिए आएंगे वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। तो देखिए, अब आपका जो टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान, तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो अंतरिक्ष विज्ञान है या भारत आज इस स्थिति में बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा पहुंचा है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी या कहें भारत के पास वो बुनियादी सुविधाएं या आर्थिक स्थिति नहीं थी जिससे कि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज़्यादातर खोजबीन या जो प्रगति आज हासिल की है उसे प्राप्त कर सके। परंतु हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा निरंतर प्रयास के माध्यम से उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया कि आज भारत का जो इसरो संगठन है वो विश्व के प्रमुख स्पेस एजेंसियों के रूप में जाना जाता है। अतः हमें अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक आपके हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत देखना है। सबसे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम इसरो के बारे में जानेंगे कि इसरो कैसा संगठन है, भारत सरकार का है और इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्य कार्य क्या है और भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत यह कार्यरत है। तो इसरो की स्थापना सन 1969 में की गई थी और यह भारत सरकार के द्वारा इससे पहले 1962 में एक अन्य संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम इनकॉस्पर था। इनकॉस्पर, और जो इसरो है आपका, इसी का परिवर्तित रूप था या कहें इनकॉस्पर को 1969 में इसरो के रूप में बदल दिया गया। यदि इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में स्थित है तथा यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसरो के अलावा यदि हमें किसी भी देश के अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं को देखना है कि अंतरिक्ष विज्ञान में या अंतरिक्ष के अंतर्गत किसी भी संगठन को कार्य करने के लिए किन किन मूलभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को दर्शाया जाता है कि इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम किसी भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो मूलभूत तत्व हैं वो आपके इस प्रकार हैं। पहला है आपका उपग्रह, दूसरा है लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान, और तीसरा है आपका प्रक्षेपण स्टेशन। किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को करने के लिए इन 3 मूलभूत तत्वों का होना अति आवश्यक होता है। पहला उपग्रह, दूसरा प्रक्षेपण यान और तीसरा आपका प्रक्षेपण स्टेशन। जो उपग्रह हैं यह कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो मानवों के द्वारा बनाए जाते हैं तथा इन्हें पृथ्वी की कक्षा में जो कक्षाएं हैं उनमें स्थापित किया जाता है। यदि प्रक्षेपण यान की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके प्रक्षेपण यान है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान, और दूसरा आपका पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान
ऐसे प्रक्षेपण यान होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार किसी भी सैटेलाइट को या उपग्रह को पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने के लिए कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में अभी इस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई कि एक ही सैटेलाइट या व्हीकल का या प्रक्षेपण का यान का प्रयोग बार बार कर सके। इस पर सरकार के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है या इसरो के द्वारा इसके क्षेत्र में या इसकी खोज के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा आपका प्रक्षेपण यान है वो है पारंपरिक प्रक्षेपण यान। जो पारंपरिक प्रक्षेपण यान होते हैं यह मुख्य रूप से जो वर्तमान में कार्यरत है, इसके एग्जाम्पल है आपके SLV, जिसे SLV-3 के नाम से भी जाना जाता है। और जो SLV है यह भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है जिसका निर्माण 1980 के लगभग बंद कर दिया गया, क्योंकि इनकी क्षमता भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद दूसरा है आपका ASLV, तीसरा है PSLV, चौथा है GSLV। जिनमें से SLV और ASLV इस प्रकार के प्रक्षेपण यान हैं जिनका कि इसरो के द्वारा प्रयोग या जिनका उपयोग करना बंद कर दिया गया है। और जो आपका PSLV और GSLV है इनके द्वारा मुख्य रूप से अभी वर्तमान में सारे के सारे प्रक्षेपण यानों का प्रयोग किया जा रहा है। और जो भी सैटेलाइट अभी पृथ्वी की से छोड़े जाते हैं उनमें मुख्य रूप से GSLV और PSLV का प्रयोग किया जाता है। जो आपका PSLV है यह मुख्य रूप से किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने का कार्य करता है। और जो GSLV है यह PSLV से भारी, जो PSLV यह अधिकतम 1200 किलोग्राम तक के उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। यदि उससे भारी कोई उपग्रह है तो उसके लिए फिर GSLV का प्रयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में बहुत से ऐसे सैटेलाइट या उपग्रह हैं जिनका प्रक्षेपण PSLV के द्वारा किया गया है और उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रक्षेपण स्टेशन, अर्थात जहां से इन उपग्रहों को छोड़ा जाता है। तो प्रक्षेपण स्टेशन में देखें तो भारत के पास वर्तमान में 3 प्रक्षेपण स्टेशन है जहां से किसी भी उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। प्रक्षेपण स्टेशन में पहला आपका है TERLS थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये आपका केरल में अवस्थित है। इसके बाद दूसरा है BERLS बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, उड़ीसा। और तीसरा आपका है सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा। तो प्रक्षेपण स्टेशन आपके वर्तमान में 3 हैं जहां से किसी भी उपग्रह को छोड़ा जाता है। TERLS, BERLS, SDSC। जो आपके TERLS और BERLS है यहाँ से केवल साउंडिंग रॉकेट का ही प्रक्षेपण या यहाँ से इनको छोड़ा जाता है। और साउंडिंग रॉकेट की बात करें तो यह इस प्रकार के उपग्रह होते हैं जो कि वायु की ऊपरी परतों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बाकी जो आपके उपग्रह हैं, चाहे मंगल हो या चंद्र मिशन हो, सारे का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाता है।
तो अभी तक हमने देखा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यदि हमें कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसके लिए 3 मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला आपका है उपग्रह, दूसरा है प्रक्षेपण यान, तीसरा है प्रक्षेपण स्टेशन। जो उपग्रह होते हैं ये मानव निर्मित और कृत्रिम होते हैं तथा इन प्रक्षेपण यानों की सहायता से इन कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। दूसरा आपका है प्रक्षेपण यान, या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पुनरुपयोगी अर्थात ऐसे प्रक्षेपण यान जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं या जिनका उपयोग एक बार करने के बाद हम दोबारा भी कर सकते हैं, उन्हें पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान कहा जाता है। वर्तमान में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं हुई है जिस पर इसरो अभी कार्य कर रहा है। दूसरा आपका है पारंपरिक प्रक्षेपण यान, ऐसे पारंपरिक प्रक्षेपण यान जिनका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। और इस प्रक्षेपण यानों में अभी आपके पास केवल 4 ही प्रक्षेपण यान हैं, जिनमें से SLV, ASLV, PSLV और GSLV। जिनमें से SLV और ASLV इनका प्रयोग वर्तमान में बंद कर दिया गया है, जिनमें से केवल PSLV और GSLV ही मात्र ऐसे 2 आपके प्रक्षेपण यान हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। अब इन जो आपके पारंपरिक प्रक्षेपण यान हैं इनका विवरण संक्षिप्त में पढ़ते हैं कि SLV क्या है, ASLV क्या है, PSLV और GSLV कितने प्रकार के इंजन हैं या इनमें कितने प्रकार के ईंधनों का दहन होता है, इनमें कितने प्रकार के ईंधनों के चरण होते हैं, एक किस किलोग्राम या कितने भारी उपग्रहों को कहाँ पर ये स्थापित करते हैं, इसके बारे में तो देखते हैं कि प्रमुख पारंपरिक प्रक्षेपण यान। प्रमुख पारंपरिक प्रक्षेपण यान। देखना है कि कौन कौन से आपके प्रमुख जो पारंपरिक प्रक्षेपण यान हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका निर्माण इसरो के माध्यम से कब किया गया है, कब तक इन्होंने कार्य किया है और कौन कौन से उपग्रहों को इनके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो सबसे पहले आपका है SLV। इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो आपका SLV है इसे मुख्य रूप से SLV या SLV3 के नाम से भी जाना जाता है तथा यह हल्के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है। जो आपका SLV है यह हल्के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है तथा इसमें जो ईंधन के रूप में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है या यह 40 किलोग्राम तक के वजनी उपग्रह को ही ले जाने में सक्षम होता है। यदि देखें SLV के बारे में, इसका फुल फॉर्म है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे SLV या SLV3 के नाम से जाना जाता है। यह हल्के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है। जैसे 40 किलोग्राम के उपग्रहों को यदि हमें नियत कक्षा में स्थापित करना है तो यह कार्य SLV या SLV3 के माध्यम से संपन्न हो जाता है तथा इसका निर्माण 1979 में किया गया तथा
1983 के लगभग या 1980 में इसके बंद कर दिया गया तथा इसने एक महत्वपूर्ण उपग्रह को लॉन्च किया जो कि 1980 में रोहिणी। तो देखें जो SLV है यह मुख्य रूप से SLV या SLV-3 के नाम से जाना जाता है। यह हल्के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है, अधिकतम 40 किलोग्राम तक के उपग्रहों को। इसका निर्माण 1979 में किया गया तथा इसके द्वारा भारत में निर्मित सबसे पहला स्वदेशी सैटेलाइट व्हीकल था जो भारत के पहले प्रक्षेपण यान बना जिसने रोहिणी को उसकी कक्षा में स्थापित किया। रोहिणी से पहले भारत के द्वारा एक और उपग्रह बनाया गया जिसका नाम आर्यभट्ट था, परंतु उसका प्रक्षेपण भारत के द्वारा नहीं किया गया था। उसका प्रक्षेपण USSR के प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया। अतः जो आपका SLV है यह भारत का ऐसा प्रक्षेपण यान था जहां पर भारत के ही उपग्रह को भारत के प्रक्षेपण यान से पहली बार प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद यदि इसमें जो आपका SLV है कि इसमें कितने प्रकार का ईंधन या कितने चरणों में ईंधन का दहन होता है, तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका SLV है यहाँ पर ईंधन के मुख्य रूप से 4 चरणों में ईंधन का दहन होता है। और ईंधन के जो चरण होते हैं जैसे जैसे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं ये उससे या उस रॉकेट से अलग होते हुए नष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि इसकी 4 स्टेजें हैं, जो प्रथम स्टेज है या जब इसमें सबसे पहले प्रथम स्टेज के ईंधन का दहन होगा, जब इस स्टेज के ईंधन का दहन पूर्ण रूप से हो जाता है फिर यह स्टेज इस रॉकेट से अलग होकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार क्रम से इन स्टेजों का नष्ट होता जाता है और यह अपने नियत स्थान पर पहुंचकर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तथा उपग्रह को उसकी नियत कक्षा में स्थापित कर देते हैं। इनमें आपके जो स्टेज हैं ईंधन की, इनमें 4 स्टेज हैं और चारों की चारों स्टेजों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने SLV के बारे में पढ़ा। SLV क्या है, क्षमता कितनी है, किस प्रकार का यह रॉकेट या कितनी भारी उपग्रह को ले जाने में सक्षम है, इसमें कितने प्रकार से ईंधन का दहन होता है, कितनी स्टेज होती हैं, इसका निर्माण कब हुआ और इसके द्वारा किस महत्वपूर्ण उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। अगला आपका जो प्रक्षेपण यान है वो है आपका ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपका जो ASLV है यह भी ठोस प्रोदक पर आधारित SLV का उन्नत संस्करण है, अर्थात SLV जहां पर केवल 40 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम था, वहीं पर आपका ASLV 150 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम। तो आपका जो ASLV है यह मुख्य रूप से SLV या SLV-3 का उन्नत संस्करण है जो कि 150 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम होता है, क्योंकि जो आपका SLV है केवल और केवल 40 किलोग्राम तक के उपग्रह को ही ले जाने में सक्षम होता है। तथा इसकी यदि पहली उड़ान की बात करें तो 1987 में इसकी पहली उड़ान और
1994 में अंतिम उड़ान, अंतिम उड़ान। जो आपका ASLV है, ये 1987 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी तथा 1994 में इसने अपनी अंतिम उड़ान को या अंतिम उड़ान पर इसने कार्य किया। और यदि हम इसमें ईंधन के दहन की बात करें कि ईंधन का दहन कितने चरणों में होता है, जहां पर SLV में 4 चरण होते थे, वहीं जो आपका ASLV है यहाँ पर ईंधनों में जो चरणों की संख्या 5 हो गई। जो आपका ASLV है यहाँ पर ईंधन का दहन 5 चरणों में संपन्न होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। और इन पांचों के पांचों चरणों में ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका SLV और ASLV दोनों में ही ठोस ईंधन है, परंतु जो इनका ईंधन है यहाँ पर SLV में 4 चरण थे, SLV में 4 चरण, ASLV में 5 चरण और इन सभी चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग। जो ASLV है SLV का उन्नत संस्करण है तथा यह SLV से अधिक भारी उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। इसके बाद जो आपका अगला प्रक्षेपण यान है वो है आपका PSLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह मुख्य जो आपका SLV और ASLV है, इनकी क्षमताएं भारी उपग्रह को ले जाने में सक्षम नहीं थी, इसीलिए फिर PSLV का निर्माण हुआ। और जो PSLV है यह अपने PSLV के माध्यम से 1200 किलोग्राम तक के उपग्रह को यह उसकी नियत कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। तो देखते हैं जो आपका PSLV है यह मुख्य रूप से 1200 किलोग्राम तक के उपग्रह को उसकी नियत कक्षा में स्थापित कर सकते। जो आपका PSLV है यह 1200 किलोग्राम तक के उपग्रह को उसकी जो नियत कक्षा है वहाँ पर यह स्थापित कर सकते हैं। और जो आपका PSLV है जिसके नाम से होता पोलर या ध्रुवीय, यह यदि PSLV के माध्यम से किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है तो यह मुख्य रूप से उस उपग्रह को उसकी ध्रुवीय कक्षा में, या जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा है वहाँ पर किसी भी उपग्रह को स्थापित करता है। जो आपका PSLV है यह किसी भी उपग्रह को उसकी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने का कार्य करता है। और यहाँ पर यदि ईंधन के रूप में देखें तो यहाँ पर ईंधन के जो दहन है, ईंधन का दहन 4 चरणों में संपन्न होता है, परंतु यहाँ पर ईंधन में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर पहले और दूसरे चरण में देखें तो पहले में ठोस ईंधन, दूसरे में द्रव, तीसरे में फिर ठोस और चौथे में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पहले में ठोस, दूसरे में द्रव ईंधन, फिर तीसरे में ठोस ईंधन और चौथे में फिर से द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जो PSLV है यह मुख्य रूप से SLV और ASLV का उन्नत संस्करण है, जिनके माध्यम से किसी भी भारी उपग्रह को हम उसके या जो
आपका ध्रुवीय कक्षा होती है वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और वर्तमान में 2019-20 में PSLV के माध्यम से जितने भी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है उनको हम आगे देखेंगे, क्योंकि अधिकतर आपके इस वर्ष इसरो के द्वारा बहुत से ऐसे उपग्रह हैं जिनका प्रक्षेपण PSLV के माध्यम से किया गया है। जैसे PSLV के माध्यम से एमीसैट का प्रक्षेपण PSLV के माध्यम से पहली बार 29 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपण किया गया। PSLV के माध्यम से बहुत से ऐसे उपग्रह हैं जिनका प्रक्षेपण वर्तमान 19 और 20 में किया गया है। 19 के जो भी आपके सैटेलाइट है उन सब का विवरण हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं GSLV के बारे में कि GSLV किस प्रकार का सैटेलाइट या किस प्रकार के उपग्रहों को ले जाने में ये सक्षम है। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह मुख्य रूप से किसी भी उपग्रह को या किसी भी बाहरी उपग्रह को पृथ्वी की जो भूस्थिर या कक्षा है वहाँ पर स्थापित करने का कार्य करता है। और यह पर जो ईंधन का दहन होता है 3 चरणों में होता है। जो आपका GSLV है यह यदि कोई उपग्रह 1200 से अधिक वजनी है या जिनका भार 1200 से अधिक है तो उस प्रकार के उपग्रहों को ले जाने का कार्य GSLV के माध्यम से किया जाएगा तथा यह किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित करता है तथा यहाँ पर ईंधन का दहन मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। पहला चरण है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव और तीसरा है आपका क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ पर जो आपका ईंधन है मुख्य रूप से 3 चरणों में या ईंधन का दहन 3 चरणों में होता है। पहला चरण है आपका ठोस, दूसरा आपका चरण द्रव है और तीसरा आपका है क्रायोजेनिक इंजन। जो ठोस आपका ईंधन है, जब भी आपका कोई भी रॉकेट अपने या जो आपका प्रथम चरण है इसका कार्य संपन्न होने पर यह इससे अलग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आपका स्टेज है यहाँ से ये अपने कार्य संपन्न करने के बाद ये उससे अलग हो जाएगा। और तीसरा आपका क्रायोजेनिक इंजन है जो सबसे अंतिम में नष्ट होता है या सबसे एंड में इसका कार्य संपन्न होता है। यदि क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो यह मुख्य रूप से अत्यंत न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो देखें कि इसमें H2 का प्रयोग या जो आपका हाइड्रोजन है किस न्यूनतम तापमान पर इसका प्रयोग किया जाता है या ऑक्सीजन का किस न्यूनतम तापमान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के निम्नतम तापमान का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन में -253 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑक्सीजन में -183 डिग्री तापमान पर हम क्रायोजेनिक इंजन में इन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका GSLV है इसमें ईंधन के 3 चरण होते हैं और तीनों के तीनों चरण अलग अलग होते हैं, जिसमें ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन वह होता है जिसमें अत्यंत न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन H2 का -253 और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने जो मुख्य पारंपरिक आपके प्रक्षेपण यान है उनके बारे में देखा। तो यह मुख्य रूप से यहाँ पर आपके 4 प्रक्षेपण यान थे जिनका प्रयोग इसरो के द्वारा किया गया है, जिसमें SLV, ASLV, PSLV और GSLV।
तो अभी तो हमने किसी भी अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई भी कार्य करना है तो इसके मूलभूत तत्वों को देखा। पहला था आपका उपग्रह। पहला आपका जो मूलभूत तत्व है वो है उपग्रह। दूसरा था आपका प्रक्षेपण यान, और तीसरा था आपका प्रक्षेपण स्टेशन कि कहाँ से इनका प्रक्षेपण किया जाना है। तो ये भारत के पास 3 है वर्तमान में, तुम्बा में, बालासोर और आपका श्रीहरिकोटा जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखेंगे कि PSLV की कौन कौन सी उड़ानें हैं जिनको इसरो के माध्यम से अभी 2019 या 20 में संपन्न कराई गई हैं, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न PSLV से ही आएंगे, क्योंकि PSLV के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी उड़ानें हैं जिनका उपयोग या जिनको इसरो के माध्यम से संपन्न कराया गया है। तो देखें सबसे पहले PSLV C-42 जो आपका PSLV C-42 है, यह इसरो के द्वारा अभी तक कराई गई एक ऐसी उड़ान है जो मुख्य या जो पूर्ण रूप से वाणिज्यिक थी, अर्थात इस उड़ान का प्रयोग इसरो के माध्यम से केवल और केवल कॉमर्शियल यूज के लिए किया गया। इससे पहले भी इसरो के द्वारा 2003 में इस प्रकार की उड़ान भरी गई थी, परंतु वह पूर्ण रूप से कॉमर्शियल नहीं थी। परंतु जो आपका PSLV है यह पूर्ण रूप से कॉमर्शियल उड़ान है। यदि कॉमर्शियल उड़ान की बात करें कि कॉमर्शियल उड़ान होती क्या है, अर्थात हम किसी अन्य देश के उपग्रहों को अपने सैटेलाइट व्हीकल से या अपने जो लॉन्चिंग व्हीकल है उनके माध्यम से उनके उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। जैसे भारत को अपने किसी उपग्रह को उसकी नियत कक्षा में भेजना है और वह अपने लॉन्च व्हीकल का प्रयोग नहीं करना चाहता है या अपने लॉन्च व्हीकल से उसे अधिक पैसे का अनुमान है कि इसमें अधिक पैसा खर्च हो सकता है, तो वह किसी अन्य देश के पास जाकर अपने उस उपग्रह को लॉन्च करा सकता है। इसी प्रकार का कार्य इसरो के द्वारा PSLV C-42 के द्वारा किया गया, जहां पर यूनाइटेड किंगडम के 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। और जो आपका PSLV C-42 है इसे 16 सितंबर 2018 को इसरो के माध्यम से जो आपका श्रीहरिकोटा केंद्र है वहाँ से प्रक्षेपित किया गया। और इसमें PSLV में मुख्य रूप से UK या यूनाइटेड किंगडम के 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें एक था आपका नोवासार और दूसरा था आपका H-14। PSLV C-42 में UK के 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें एक था आपका नोवासार, दूसरा H-14। नोवासार H-14। यदि नोवासार की बात करें तो यह मुख्य रूप से समुद्र में निगरानी का कार्य करेगा कि और जो H-14 है यह मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन तो हम देखते हैं यहाँ पर कि PSLV के माध्यम से पहली बार 16 सितंबर 2018 में UK के 2 उपग्रहों को छोड़ा गया, जिसमें नोवासार और H-14 था। जिसमें जो नोवासार आपका जो है यह मुख्य रूप से समुद्र में निगरानी का कार्य करेगा और जो H-14 है यह आपदा प्रबंधन में कार्यरत होगा। और यदि आप अपने पर्यावरण के पेपर देखें तो उसमें एक अलग से टॉपिक है आपदा प्रबंधन। तो उसमें भी हम जो आपके सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं तो आपको इसमें ये भी याद रखना है
कि कौन कौन से ऐसे सैटेलाइट हैं या जिनका प्रक्षेपण इसरो के माध्यम से किया गया है और जो कि आपकी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आपके जो S-14 और नोवास्टार हैं, इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं और यहाँ पर केवल यूके के ही उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। PSLV के माध्यम से किसी भी अन्य राष्ट्र और न ही भारत के किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। तो देखते हैं नोवास्टार और S-14 ऐसे उपग्रह हैं जिनका प्रक्षेपण PSLV C-42 के द्वारा किया गया है और यह मुख्य रूप से इसरो की पूर्ण कॉमर्शियल उड़ान है। कॉमर्शियल उड़ान या इसे वाणिज्यिक उड़ान। यदि प्रश्न आता है कि इसरो की पूर्ण रूप से कॉमर्शियल या वाणिज्यिक उड़ान कौन सी थी, तो 2018 में यूके के 2018 में PSLV C-42 के माध्यम से भरी गई। यदि यह पूछा जाता है कि PSLV C-42 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को छोड़ा गया जो कि इसरो की पूर्ण कॉमर्शियल उड़ान थी, तो यहाँ पर यूके के उपग्रहों को छोड़ा गया। और यदि प्रश्न बनता है कि नोवास्टार किस देश का उपग्रह है जिसे इसरो के माध्यम से PSLV C-42 से छोड़ा गया, तो वो आपका यूके या S-14 किस प्रकार का उपग्रह है या किस प्रकार से कार्य करेगा, तो यह मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेगा। यदि कोई भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उनमें मुख्य रूप से कार्य सहयोगी आपका S-14 होगा या S-14 का जो डेटा होगा मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन में कार्य करेगा। इसके बाद आपकी जो PSLV की अगली उड़ान है वो है आपकी PSLV C-43 और यहाँ पर इसरो के द्वारा टोटल 31 उपग्रहों को छोड़ा गया, जिनमें से एक इंडिया का था और बाकी जो 30 आपके उपग्रह हैं वो 8 देशों से संबंधित थे। तो देखते हैं जो PSLV C-43 है इसका प्रक्षेपण कब किया गया। जो आपका PSLV C-43 है इसका प्रक्षेपण 29 नवंबर 2018 या PSLV C-43 है इसका प्रक्षेपण 29 नवंबर 2018 को इसरो के माध्यम से या PSLV आपका इसमें प्रक्षेपण यान है जिसकी ये 43वीं सफल उड़ान थी, इनके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया। और यहाँ पर जो PSLV है यहाँ पर कुल 31 उपग्रहों को लेकर अपने साथ गया या 31 उपग्रहों को PSLV को माध्यम से छोड़ा गया, जिसमें से एक भारतीय उपग्रह था और बाकी जो 30 उपग्रह हैं वो 8 अलग अलग देशों से संबंधित थे। इसमें भारत का एक जिसका नाम हाइसिस और बाकी के आपके जो 30 उपग्रह हैं यह 8 देशों से संबंधित थे। तो PSLV C-43 29 नवंबर 2018 31 उपग्रह, एक भारत का है और 30 विदेशी उपग्रह हैं जो कि 8 देशों से संबंधित थे। और जो आपका हाइसिस है यह मुख्य रूप से पृथ्वी का अवलोकन करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में या भूगर्भ में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो PSLV C-43 29 नवंबर 2018 31 सैटेलाइट हैं, एक भारत का है, 30 विदेशी हैं। यदि PSLV C-42 की बात करें तो यह इसका प्रक्षेपण 16 सितंबर 2018 को और यह इसरो की पूर्ण कॉमर्शियल उड़ान यूके के 2 उपग्रह नोवास्टार और S-14
वहीं पर PSLV C-43 31 उपग्रह, एक भारत का जिसका नाम हाइसिस है और यह पृथ्वी के अवलोकन का कार्य करेगा, और बाकी आपके जो 30 उपग्रह हैं यह 8 देशों से संबंधित थे। इसके बाद आपका जो अगला महत्वपूर्ण सैटेलाइट है PSLV C-45। PSLV C-45 इसका प्रक्षेपण 1 अप्रैल 2018 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से किया गया। और यह एक जो आपका PSLV C-45 है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट उपग्रह है। इलेक्ट्रॉनिक जो आपका PSLV C-45 है, यह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह। जो आपका PSLV C-45 है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह है। इसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था और यह इसरो की पहली उड़ान थी जिसमें किन्हीं उपग्रहों को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया था। अर्थात इससे पहले इसरो के माध्यम से कभी भी एक ही प्रक्षेपण यान के माध्यम से उसे 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने का कार्य नहीं किया गया। परंतु आपका जो PSLV C-45 है, यह एक ऐसा उपग्रह था जिनके माध्यम से किसी भी उपग्रह को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया। जो PSLV C-45 है, इसमें मुख्य रूप से एमीसैट या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। यदि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, यह मुख्य रूप से बॉर्डर की निगरानी में कार्य करेगा और इसका जो मकसद होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को नापना, या यह पूरे का पूरा एक इंटेलिजेंस की तरह कार्य करता है कि बॉर्डर पर किस प्रकार की गतिविधियां हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन से मोबाइल या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन से मोबाइल अभी या किसी व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करनी है, मोबाइल लोकेशन ट्रैक करनी है, तो इसका कार्य इस प्रकार के उपग्रह के माध्यम से किया जाता है। और यह इसरो का एकमात्र ऐसा प्रक्षेपण यान था जिसके माध्यम से एक ही उपग्रह से या लॉन्च व्हीकल से उनको 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने का कार्य किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो आपका PSLV C-45 है, एमीसैट का प्रक्षेपण किया गया था, जो कि इसरो और DRDO का संयुक्त रूप से निर्मित था, जिसका निर्माण इसरो प्लस DRDO ने मिलकर किया। अर्थात जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, इसमें मुख्य रूप से इसरो और DRDO ने सम्मिलित रूप से इस पर कार्य किया तथा इसका मुख्य उद्देश्य है कि यदि जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर कौन कौन सी मानवीय गतिविधियाँ चल रही हैं, कौन कौन से मोबाइल के लोकेशन स्थापित हैं, या कौन कौन से रडार का पता, किसी रडार का जानकारी ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार के उपग्रह के माध्यम से उसे आसानी से निकाला जा सकता है या उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 28 विदेशी उपग्रह भी थे या जो अन्य देशों के उपग्रह थे। इसमें सबसे अधिक अमेरिका के 24 उपग्रहों का प्रयोग किया गया। बाकी के आपके 4 उपग्रह अन्य देशों से संबंधित थे, जो PSLV C-45 है आपका। इसके बाद आपका अगला महत्वपूर्ण PSLV है या अन्य महत्वपूर्ण उपग्रह आपका नाविक है, जिसका प्रक्षेपण या जो एक प्रकार से जो आपका नाविक
नाविक के बारे में देखें तो नाविक भारत का एक रीजनल सैटेलाइट है जो कि जीपीएस की तरह कार्य करेगा। जो नाविक है यह मुख्य रूप से भारत के साथ साथ उसकी सीमा से लगे हुए 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कार्य करता है तथा वहाँ की लोकेशन में ट्रेस करने में मदद करता है। यदि नाविक के इतिहास के बारे में देखें कि नाविक का कार्य क्यों प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले 1999 के समय जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत सरकार के द्वारा अमेरिका के जीपीएस से पहली बार जो अमेरिका का जीपीएस है उससे युद्ध के क्षेत्र में लोकेशन ट्रेस करने की मांग की गई। जैसे अमेरिका के द्वारा मना कर दिया गया तो उसी समय भारत सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया कि आने वाले वर्षों में हम खुद का एक जीपीएस सिस्टम विकसित करेंगे, जो आपका आगे चल के नाविक के रूप में विकसित हुआ। और नाविक में मुख्य रूप से 7 प्रकार के बैंडों का उपयोग किया गया है, जिसमें से 3 को अलग कक्षाओं में, और जो नाविक है यहाँ पर 7 उपग्रहों का उपयोग किया गया, जिसमें से 3 को जीटीओ में और बाकी 4 को अलग कक्षा में स्थापित करने का कार्य किया गया। तथा नाविक में 2 प्रकार के बैंडों का भी प्रयोग किया गया। यदि हम जीपीएस के बारे में देखें कि जीपीएस का प्रयोग सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया और कब इसका कार्य प्रारंभ किया या कब से विश्व में जीपीएस की कार्यप्रणाली प्रारंभ की गई या किस देश के माध्यम से सबसे पहले जीपीएस का कार्य प्रारंभ किया गया। तो जीपीएस के बारे में देखें तो जीपीएस सबसे पहले 1960 में कार्य करना प्रारंभ किया या कार्य करने जो जीपीएस है सबसे पहले 1960 में आया। इसे अमेरिका के माध्यम से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में केवल यह आर्मी तक ही सीमित था या इसका प्रयोग केवल आर्मी के लोग ही कर सकते थे, अन्य या सामान्य जनता थी उसके लिए जीपीएस को प्रयोग करने की छूट नहीं थी। परंतु जैसे जैसे समय गुजरा और 1995 के समय में या 1995 के लगभग इसका कार्य या जीपीएस की सुविधाएं हैं आम नागरिकों को भी प्राप्त हो चुकी। आम नागरिकों को भी इसकी सुविधाएं मुहैया कराई जाने लगी। यदि वर्तमान में देखें ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास खुद के जीपीएस सिस्टम है या जो अपने खुद के जीपीएस प्रोग्राम चला या खुद के जीपीएस हैं, तो देखते हैं वर्तमान में कौन कौन से वो देश हैं जिनके पास खुद के जीपीएस हैं। सबसे पहले आपका जीपीएस अमेरिका, दूसरा आपका कंपास चाइना या चीन, इसी का दूसरा नाम वाइडू, कंपास को ही वाइडू के नाम से जाना जाता है। तीसरा है ग्लोनास, ये आपका रूस। ग्लोनास तो जीपीएस अमेरिका, कंपास चीन, ग्लोनास रूस, गैलीलियो। ये आपका है यूरोपियन यूनियन। अगला आपका डॉरिश, फ्रांस। तीसरा आपका है QJSS, ये आपका जापान। यदि जीपीएस की बात करें तो जीपीएस का मुख्य कार्य है किसी भी क्षेत्र की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं। और 1960 में अमेरिका में सबसे पहले जीपीएस की शुरुआत हुई। प्रारंभ में यह केवल आर्मी तक ही सीमित था। इसके बाद 1995 में यह आम नागरिकों के लिए इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया। और यदि वर्तमान में देखें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का एक जीपीएस सिस्टम है, तो अमेरिका का खुद का जीपीएस, चीन का कंपास जिसे वाइडू के नाम से जाना जाता है, अगला है आपका रूस का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो,
फ्रांस का डॉरेस और जापान का क्यूजेएस, और यहीं पर भारत का आपका नाविक। इसमें से आपका जो भारत है का जीपीएस है, यह मुख्य रूप से एक रीजनल जीपीएस सिस्टम है, और बाकी के जो आपके जीपीएस है यह ग्लोबल सिस्टम है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है पूरे विश्व में का, या इनकी जो सीमा है, इनका जो आपका भारत के अलावा जो विश्व के अन्य जीपीएस है इनकी पहुंच विश्व में अधिकतम या सबसे अधिक क्षमता इनकी होने के कारण यह ग्लोबली है, तथा जो भारत का है यह केवल एक क्षेत्रीय है या एक क्षेत्र विशेष में कार्य करता है, इसीलिए आपका यह रीजनल जीपीएस है। और बाकी के आपके जो जीपीएस है ये ग्लोबली जीपीएस है, अर्थात यह पूरे विश्व में कहीं पर भी लोकेशन को ट्रेस करने का कार्य करते हैं। और आपका भारत का एक क्षेत्रीय जीपीएस है जो कि एक क्षेत्र विशेष में कार्य कर सकता है, या इसकी क्षमताएं देखें तो जो आपका नाविक है यह मुख्य रूप से भारत के अलावा उसके 1500 किलोमीटर तक के एरिया में कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से आपके जीपीएस संबंधित कुछ आंकड़े थे जो कि आपकी कक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके बाद इसरो के अन्य उड़ान या अन्य मिशन के बारे में देखें कि कौन कौन से ऐसे मिशन हैं जो इसरो ने के द्वारा संपन्न कराए गए हैं या जिनका प्रयोग इसरो ने अभी हाल ही के वर्षों में किया है। तो इसमें आपका एक अन्य मिशन था आपका मिशन शक्ति। अगला मिशन है आपका मिशन शक्ति। जो मिशन शक्ति है इसके माध्यम से इसरो ने एक सैटेलाइट को पृथ्वी जो कि लियो में स्थापित था उसे नीचे से मार गिराया। इसके साथ ही भारत विश्व में उन देशों में सम्मिलित हो गया है जो अंतरिक्ष में भी किसी भी उपग्रह को नष्ट करने में सक्षम हो गया है, जिसका नाम मिशन शक्ति रखा गया, या इसे सेट ए, इसके जिस उपग्रह का प्रयोग या जिस मिसाइल का प्रयोग किया गया उसे सेट ए नाम दिया गया। जो मिशन शक्ति है यह भारत में उन क्षमताओं को विकसित कर लिया है कि यदि अंतरिक्ष में भी उसे किसी भी उपग्रह को मार गिराना है तो वह इस सेट के माध्यम से या इस मशीन के जो आपका मिसाइल है सेट ए, इसके माध्यम से वह उसे नष्ट कर सकता है। और मिशन शक्ति के साथ ही भारत अब उन देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है जो किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करने में सक्षम है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से देश हैं जो कि किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करने में सक्षम है। इसमें आपका अमेरिका, रूस, चीन और भारत। अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो विश्व में ऐसे 4 ही देश हैं जो अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट करने में सक्षम है, अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो जो भारत की मिशन शक्ति है यह भारत या इसरो का या भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसके साथ भारत अब अंतरिक्ष में भी महाशक्ति बन गया है कि यदि वो चाहता है कि हम अंतरिक्ष में किसी शत्रु राष्ट्र या विरोधी राष्ट्र के उपग्रह को नष्ट करना चाहते हैं तो वह अपने इस सैटेलाइट के माध्यम से उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है, और इसे नाम दिया गया मिशन शक्ति। इसके बाद आपका अगला जो इसरो का मिशन है गगन मिशन। गगन मिशन गगन मिशन यदि अगले मिशन की देखें कि इसरो के और कौन कौन से मिशन हैं जो कि इसरो के द्वारा वर्तमान में संपन्न कराए गए हैं, तो उसमें अगला आपका है गगन मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना, और इसकी घोषणा
प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से 15 अगस्त को की गई थी कि आने वाले 2022 तक जो समय होगा हम किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने में सफल होंगे, या जो सरकार का लक्ष्य है कि हम 2022 तक किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि भारत के द्वारा अभी तक किसी भी मानव मिशन को नहीं भेजा गया है और गगन मिशन के माध्यम से भारत अपने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करने का प्रारंभ कर रहा है, क्योंकि अभी तक भारत ने खुद ही किसी भी वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। इससे पहले कल्पना चावला और राकेश शर्मा जो वैज्ञानिक थे उनको भेजने का कार्य किया गया, परंतु वो भारत की खुद की क्षमताओं पर आधारित नहीं था, या उनको भारत ने खुद नहीं भेजा था, बल्कि अन्य देशों के माध्यम से उनको अंतरिक्ष में भेजा गया। परंतु जो सरकार का गगन मिशन प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य ही है कि भारत खुद की टेक्नोलॉजी से विकसित या खुद के उपग्रहों के माध्यम से, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजे। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक हम भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, और इसे जो आपका गगन मिशन है इसे GSLV मार्क 3 के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जो GSLV है यह एक लॉन्च व्हीकल है या प्रक्षेपण यान है जो कि भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करेगा। और ऐसा करने वाला भारत USA, रूस और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि अभी तक अंतरिक्ष में मानव भेजने का कार्य रूस, चीन और अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। अभी किसी अन्य देश ने यह कार्य नहीं किया है। इसीलिए यदि भारत 2022 तक किन्हीं भी भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। इससे पहले केवल 3 ही राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं, जिसमें आपका रूस, चीन और अमेरिका। इन तीनों राष्ट्रों के माध्यम से ही अभी तक अपने मानव मिशन भेजे गए हैं। अभी किसी अन्य राष्ट्र ने या चौथे का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं हुआ जो अपने मानव मिशन पर भेज सके। भारत का उद्देश्य है कि 2022 तक वह अपना खुद का एक मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज सके। और जो आपका गगन मिशन है इसकी जो कमान है, इसकी महिला हैं BR ललिता अंबिका, उनको सौंपी गई है। या जो गगन मिशन है उनकी हेड BR ललिता अंबिका, BR ललिता अंबिका, BR ललिता अंबिका को सौंपी गई है, जो कि जो इनके साथ टीम जाएगी उनकी मेजबानी जो टीम जाएंगी उनकी हेड BR ललिता अंबिका जी को बनाया जाएगा। तो यदि देखें जो गगन मिशन है इसकी शुरुआत 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 2022 तक हम एक मिशन भेजेंगे जो मानवयुक्त मिशन होगा, और यदि भारत इस मिशन को करने में सफल होता है तो भारत रूस, चीन और अमेरिका के बाद चौथा ऐसा देश होगा जो अपना मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। और यदि इसके हेड की बात की जाए या किसको इसका हेड बनाया गया तो BR ललिता अंबिका जी हैं, जिनको इस मिशन की अध्यक्षता या जिनका हेड इनको निर्वाचित या नियुक्त किया गया है। और यदि देखें कि जो गगन मिशन है इस किस ऑर्बिट में या किस कक्षा में यह कार्य करेगा, तो यह मुख्य रूप से लियो, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा आपकी लियो है। यहाँ पर यह मिशन या इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा जो लियो में स्थापित होगी या जो लियो में जाएंगे और यहाँ पर अपना कार्य संपन्न करके वापस आएंगे। जो लियो है आपकी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है, और जितने भी मानव मिशन अभी तक गए हैं वो लियो में ही संपन्न हुए हैं। केवल चंद्रमा जो अमेरिका का चंद्र मिशन था उसको छोड़ के सारे के सारे जो मानव मिशन हुए अभी तक केवल लियो में ही संपन्न कराए गए हैं। तो एक बार देख ले, हमने आज
आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिकों को देखा है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने अभी तक पढ़ा है अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत। तो सबसे पहले मूलभूत तत्व किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को करने के लिए किन किन मूलभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें 3 प्रकार के या 3 मूलभूत तत्व आवश्यक होते हैं किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को करने के लिए। उपग्रह, प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण स्टेशन। प्रक्षेपण यान कौन कौन से आपके 2 प्रकार के हैं, पारंपरिक और पुनरुपयोगी। जो पारंपरिक हैं उनका उपयोग वर्तमान में इसरो के माध्यम से किया जा रहा है और ऐसे आपके पास 4 यान हैं, SLV, ASLV, PSLV और GSLV। और जो दूसरा है आपके पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान, अर्थात ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग हम एक बार करने के पश्चात दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो पारंपरिक प्रक्षेपण यान हैं यह अपना कार्य करने के बाद या अपना कार्य संपन्न करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो आपके पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान होंगे वो अपना कार्य संपन्न करने के बाद दोबारा पृथ्वी पर आ सकेंगे। इसके बाद प्रक्षेपण स्टेशन के बारे में देखें तो भारत के पास 3 महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसमें TERLS, BERLS और SDSC। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसमें से TERLS और BERLS मुख्य रूप से साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, जबकि SDSC से अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। इसके बाद जो आपकी PSLV की महत्वपूर्ण उड़ानें हैं उसमें आपने देखा PSLV C-42, PSLV C-43, PSLV C-45, गगन मिशन, नाविक। तो इन सारे टॉपिक पर आपने आज इस लेक्चर में चर्चाएं देखी कि कौन कौन से टॉपिक है आपके इन सारे उपग्रह, प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण स्टेशन, PSLV की महत्वपूर्ण उड़ानें, PSLV C-42, 43, 45, गगन मिशन और नाविक। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ आपके जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक इससे संबंधित होंगे उनको भी आपको आने वाली कक्षाओं में उनका भी जो कक्षाएं होंगी आपकी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो आप बेफिक्र होकर अपने डाउट क्लियर करें। और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो निसंकोच होकर बताएं। और जो आपकी क्लास होगी, आने वाले आपके जो एग्जाम होंगे, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अतः आप लेक्चर को अच्छी तरह पूरी रूप से देखें, और जहाँ भी कोई आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना
बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।